एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 12 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा मंथली कंपाइलेशन आता है, हमारी मंथली मैगज़ीन आती है, वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है इस मंथ की। तो आप जा कर के वहाँ से उसे डाउनलोड करके रिवाइज़ कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो 5 मिनट सीरीज़ का जो इनिशिएटिव चल रहा है, उसका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके 8 वीडियोस आ चुके हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप जा कर के एक साथ में उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 75 टू 76 डेज़ बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। और स्टैटिक आपका पढ़ाई जा रहा है, करंट आपका यहाँ से कवर ही हुआ जा रहा है, घटना सार भी पढ़ाई जा रही है, अलग से MCQs भी पढ़ाए जा रहे हैं मंथ वाइज। तो काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे क्विज़ वगैरह भी कराई जाती है। तो अगर आप एक सोर्स को भी अगर लेकर के चलते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, बट आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। पुरंदर हाईलैंड्स फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किस देश को भारत के पहले GI टैग अंजीर के रस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? तो इसका सही आंसर था हमारा पोलैंड। तुर्काना झील हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश में स्थित है? तो इस तरीके की कोई लेक न्यूज़ में रहती है, रामसर साइट कोई न्यूज़ में रहती है, यूनेस्को से रिलेटेड कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है हमारी, कोई देश न्यूज़ में रहता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं हमारे, तो ये काफ़ी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये तुर्काना झील कहाँ है देखते हैं। तो कहाँ पे है ये? हमारे नॉर्थ केन्या जो है, केन्या के उत्तरी केन्या में स्थित है। और ये जो है अगर देखा जाए तो इथियोपिया तक फैली हुई है। तो आपको ये बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। क्या इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है या नहीं, ये भी बताइएगा। ये पूर्वी दरा घाटी में स्थित है, 3 नदियों से पोषित होती है, जिसमें ओमो नदी का 90% योगदान है। ठीक है, तो कोई ओमो नदी है जिसका 90% योगदान है। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। झील के अर्ध खारे पानी और उष्ण वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और दर और बदलते स्तर ने स्थायी विकास को बाधित किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया है। व्हाट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये है द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ चेक एंड यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंस्टीड। चेक के भौतिक गति को रोकने और इसकी इलेक्ट्रॉनिक छवि का उपयोग करने की प्रक्रिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत निरंतर चेक क्लियरिंग की शुरुआत की, ताकि चेक क्लियरेंस को तेज किया जा सके। CTS एक ऑनलाइन प्रणाली है जो चेक छवियों और चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर करने और प्रसारित करने से रिलेटेड है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। इसमें दोहरी पहुंच नियंत्रण, उपयोगकर्ता ID, पासवर्ड, क्रिप्टो बॉक्स और स्मार्ट कार्ड इंटरफेस शामिल है। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो UPSC में ज़्यादा पूछे जाता है। अगर कोई जो है वर्ड न्यूज़ में रहता है, जैसे ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, तो वो हो सकता है कि इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में करंट से लिंक करके चीज़ें पूछ लें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मंकी पॉक्स से रिलेटेड, जो कि हमारा आज थंबनेल भी था। तो मंकी पॉक्स काफ़ी न्यूज़ में है, समाचारों में देखा गया। किससे रिलेटेड है? तो ये वायरस से रिलेटेड है। WHO ने हाल ही में कॉन्गो में मंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि का समाधान करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की है। एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है जो चेचक से रिलेटेड है। पहली बार 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहचाना गया था। ये संक्रमित जानवरों या लोगों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ये सब शामिल है। इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि मंकी पॉक्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और स्पेशली जो हमारे विश्व रेखी जो देश होते हैं, जैसे अफ्रीका कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है इस तरीके के रोग। तो इसको याद रखिएगा। और जूनोटिक डिजीज़ ये होती है जो एनिमल्स से ह्यूमन को ट्रांसमिट होती है, तो वो जूनोटिक डिजीज़ होती है हमारी, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी लोगों का दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी लोगों का दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी या आदिवासी लोगों के योगदान और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिन को
1982 में स्वदेशी आबादी पर राष्ट्रों के कार्य समूह की पहली बैठक के रूप में घोषित किया था। अगर हम इसकी थीम देखते हैं जो 2024 की है, तो ये प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, हाईलाइटिंग द नीड ऑफ टू सेफगार्ड दीज कम्युनिटीज़। तो अलग से थीम ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है, स्पेशली थीम ही पूछी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस शहर में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन विच सिटीज़? तो इसका जो सही आंसर है, नेशनल क्राइम फॉर वुमेन इनॉग्रेट डिजिटल शक्ति सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ज़्यादातर क्राइम दिल्ली में बहुत क्राइम भी होते हैं। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र एक समर्पित सुविधा है जो साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। ये शिकायतकर्ता को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता भी देता है। और आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग के साथ में इसको शुरू किया था, तो इसको याद रखिएगा। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है उन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने किन दो देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए एक सीमा शुल्क सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज? इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है साइंड कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। किसके बीच में? हमारा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन में गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कामेल माधुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कामेल माधुरी अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ ट्यूनीशिया। तो इनको ट्यूनीशिया की पीएम है, ये याद रखिएगा इसको। और अगर हम देखें ट्यूनीशिया के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो ट्यूनिस है। मुद्रा है, मतलब करेंसी है, ट्यूनीशियाई दिनार है। राष्ट्रपति है कैस सईद। प्रधानमंत्री है कामेल माधुरी, जो कि अभी हमने पढ़ा। और आधिकारिक जो भाषा है ट्यूनीशिया की वो है अरबी। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इनके हिसाब से पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो 15 अगस्त 2024 को अपनी 55वीं स्थापना दिवस के पर किस रॉकेट के माध्यम से अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च करेगा? तो ये हमारा लॉन्च करेगा इसरो टू लॉन्च रिमोट सेंसिंग EOS-8 सैटेलाइट ऑन 55th फाउंडेशन डे। तो जो हमारा EOS-08 के थ्रू लॉन्च करेगा। और अगर हम EOS के बारे में देखें तो EOS-08 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका वज़न 175.5 kg है, जिसमें 475 किलोमीटर की ऊंचाई में गोलाकार निम्न पृथ्वी लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो हमारा होता है, ठीक है। और उपग्रह सैटेलाइट का जो जीवन वर्ष है वो है हमारा 1 वर्ष, इनके हिसाब से अगर पूछ लिया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख? तो ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है उसका नाम है पर्वत प्रहार। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध व संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्वत प्रहार नामक एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है हमारे हॉकी टीम ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस टीम को हराया है? तो इंडिया डिफीट्स स्पेन टू क्लिंच ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस। तो स्पेन को हरा करके जो है हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और स्पेन को 2-1 से हरा करके ये जीता है। तो इसको याद रखिएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत जर्मनी से 3-2 में हार गया था, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये याद रखना है कि किसको हरा करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस राज्य सरकार ने 6 महीने की उम्र तक शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए नई माताओं को प्रोत्साहन करने में पिता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ हाथ मिलाया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद यूनिसेफ टू प्रमोट फादर्स इन्वॉल्वमेंट इन इनकरेजिंग न्यू मदर्स टू ब्रेस्ट फीड देयर इन्फेंट्स टिल द एज ऑफ 6 months?
तो यूनिसेफ ने पश्चिम बंगाल के साथ किया। तो यूनिसेफ पश्चिम बंगाल सरकार ने स्तनपान को प्रोत्साहन करने के लिए पिता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है, क्योंकि एक महिला जो है एक बच्चे को जन्म देने के बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव से भी गुजरती है, और उस टाइम पे दोनों ही लोगों का, पेरेंट्स का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। एक जो केयर होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो पश्चिम बंगाल, अगर कई सारे केसेस देखे जाते हैं आफ्टर डिलीवरी जो है फीमेल्स में डिप्रेशन की भी काफ़ी शिकायत होती है, जो एक डेटा भी है इससे रिलेटेड। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ को नई माताओं और उनके शिशुओं को 6 महीने की उम्र तक स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहन करने में पिता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। इस पहल के हिस्से के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नवजात शिशुओं के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्तनपान के लाभों पर चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि जो इन्फेंट होता है वो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक महिला की जीवन में इमोशनल चेंज भी आते हैं, बायोलॉजिकल चेंज भी आते हैं, पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, उस बच्चे की देखभाल करना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल की सरकार ने मिल कर के इस पे काम किया है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और इसका आंसर आपको बताना है। साथ ही मैंने जो आपसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ पूछी थी वो भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।